+2 राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे और पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था विद्युत बल रेखाओं के बारे में कि विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, इसको बनाते कैसे हैं। अलग अलग आवेशों के लिए आपने विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था। आज जो अपना टॉपिक है वो एक बिल्कुल नया टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए। तो देखो इसको करते हैं स्टार्ट। तो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव की दो समान परिमाण, पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश को जो पास पास यानी कि बहुत कम दूरी पर बिल्कुल एक दूसरे के पास स्थित हों तो यह व्यवस्था विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। कि कोई भी दो आवेश हो, दोनों पर आवेश का परिमाण क्या हो, समान। मतलब एक कूलम इधर है तो एक कूलम आवेश ही क्या हो, दूसरी साइड हो। और दूसरी चीज़ क्या हो कि इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है ये दूरी क्या हो, बहुत ही कम हो। तो इस व्यवस्था को अपने क्या बोल देते हैं, द्विध्रुव। ठीक है कि दोनों समान आवेश होने चाहिए, लेकिन होंगे कैसे, विपरीत प्रकृति के, भी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, लेकिन होंगे एक जैसे और बीच की दूरी भी इनके क्या होगी, फिक्स होगी। तो इस व्यवस्था को अपने क्या बोल देते हैं, द्विध्रुव बोल देते हैं। अब नेक्स्ट देखो, इनके बीच की दूरी को 2a वेक्टर से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं, जो एक सदिश राशि है। कि इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है उसको हमेशा अपने किससे शो करेंगे, 2a वेक्टर से। अब देखो इसको a वेक्टर से क्यों नहीं शुरू किया, क्योंकि द्विध्रुव के लिए ये एक पुराने टाइम से आप ऐसे मान सकते हो भी परंपरा ही बनी हुई है कि इसको डायरेक्ट a या d या कोई भी दूरी से ना दर्शा के 2a लगाते हैं। 2 का मतलब अपने यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं भी यहाँ पे दो आवेश होते हैं, द्विध्रुव है ये, तभी अपने क्या करते हैं, बीच की दूरी को 2a वेक्टर यहाँ पे मानते हैं। तो अगर आपसे पूछें कि इनके जो मध्य बिंदु है इससे एक आवेश की जो दूरी होती है वो उसको क्या मानते हैं, a मान लेते हैं, और दूसरे आवेश की दूरी भी कितनी मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक a। तो टोटल ये दूरी अपने क्या मानते हैं, दोनों के बीच की कितनी होती है, 2a वेक्टर होती है। और इसको आप न्यूमेरिकल में बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अगर तो आपको न्यूमेरिकल में ऐसा दिया हो कि मध्य बिंदु से किसी एक आवेश की दूरी, तो वो आपको a वेक्टर का मान दिया होगा। और अगर आपको कह दें कि दोनों आवेशों के मध्य दूरी कितनी है, तो वो अगर मान लो आपको 5 मीटर कह दी, तो वो 5 मीटर दोनों आवेशों के बीच की दूरी किसके बराबर मानोगे आप, इस 2a के बराबर मानोगे, 2a के बराबर दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब नेक्स्ट कि विद्युत द्विध्रुव भी पढ़ लिया। क्या होता है कि कोई भी दो आवेश जो एक निश्चित दूरी पर स्थित हो। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों का मध्य बिंदु इनका केंद्र होता है। ये वाला जो मध्य बिंदु होता है दोनों आवेशों के बीच का, इसको इसका केंद्र बोल देते हैं। तथा इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा को अक्ष रेखा, एक्सिस लाइन कहते हैं। यानी ये वाली जो रेखा होती है इसको क्या बोल देते हैं, अक्ष रेखा या एक्सिस लाइन इसको बोल देते हैं। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के लिए ये। अब नेक्स्ट जो क्वांटिटी आती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये एक बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में इससे कई बार पूछा गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन 2 या 3 बार शायद बोर्ड में ये पूछा गया है क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो होता क्या है, पढ़ते हैं इसको कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। कि कोई भी एक आवेश का परिमाण ले लें, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, तो आपको पता है परिमाण तो हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है। कि अगर मान लो किसी एक आवेश का परिमाण ले लो और दोनों के बीच की दूरी का क्या कर दें, गुणा कर दें, तो इससे अपने को एक नई भौतिक राशि मिलती है। इसको p वेक्टर से शो करते हैं। क्या चिन्ह है इसका, p वेक्टर। तो इसको अपने बोल देते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी दोनों विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के मध्य दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये परिभाषा कई बार पूछी हुई है पेपर में। अब नेक्स्ट p वेक्टर एक क्या है, सदिश राशि है। कि सदिश राशि क्यों है, क्योंकि a वेक्टर को अपने सदिश मानते हैं, दूरी होती है सदिश मानते हैं इसको, जिसकी दिशा a वेक्टर के अनुदिश अर्थात नेगेटिव से पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन इसकी कि आपको जो द्विध्रुव की दिशा लेनी है वो नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव की ओर हमेशा लेनी है। ये भी एक आप ऐसे मान सकते हो भी इसका एक रूल है, इसको लेना है तो इस प्रकार से लेना ही पड़ेगा।
ठीक है ना, कि विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की जो दिशा होगी वो दिशा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव आवेश की ओर होगी। मतलब अगर मैं इसमें बात करूं तो अगर यहाँ पी वेक्टर की आपको दिशा दिखानी हो तो अपने क्या लेंगे, इस पी वेक्टर की दिशा लेंगे यहाँ पे ये वाली, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब होती क्यों है कि देखो आप क्या करते हो, अगर मान लो मैं आपको 3 अक्ष कह दूं भी एक्स वाई जेड और यहाँ पे एक बिंदु है, तो इस बिंदु की दूरी आप हमेशा यहाँ से मानते हो इस मूल बिंदु से। तो अगर आप सबको कहूँ कि मूल बिंदु से क्यों मानते हो, क्योंकि मूल बिंदु को अपने क्या बोल देते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं, निर्देश बिंदु बोल देते हैं भी। एक फिक्स पॉइंट अपने को लेना पड़ता है जिसके सापेक्ष अपने इसकी क्या कर सकें, दूरी माप सकें। तो अब इस विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण में आप ऐसे मान सकते हो भी जो फिक्स पॉइंट लेते हैं अभी दूरी मापते हैं, जो वो किससे मापते हैं, इस माइनस क्यू से मापते हैं हमेशा। ठीक है, ये इसका क्या है, एक रूल समझ लो आप इसको, ऐसे के ऐसे याद करना पड़ेगा आपको कि नेगेटिव आवेश से सारी दूरी मापते हैं और जो पी वेक्टर की दिशा होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा नेगेटिव से पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है। नेक्स्ट चीज आती है इसमें द्विध्रुवाघूर्ण का मात्रक व विमा। ठीक है, तो मात्रक इसका देखो क्या हो जाएगा, क्यू का तो होता है कुलाम और 2a क्या है, दूरी है, तो इनटू में क्या आ जाएगा, मीटर। तो कुलाम का A1 T1 और मीटर का L1, तो M0 L1 T1 A1 इसका क्या आ जाएगी, इसकी विमा या डायमेंशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब इसके उदाहरण दिए हुए हैं कि द्विध्रुवाघूर्ण पाया किन में जाता है, NaCl। तो NaCl में आप देखो कि NaCl को अगर मैं तोड़ के लिखूं तो Na तो पॉजिटिव होता है, Na क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और Cl क्या होता है, नेगेटिव, और दोनों के बीच की क्या होती है, कुछ दूरी होती है। तो आपको पता है NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों आवेश क्या हैं, विपरीत हैं। तो ये विपरीत आवेश एक आकर्षण द्वारा जुड़े रहते हैं जिसको केमिस्ट्री में आप बंध बोल देते हो, बॉन्ड बोल देते हो, और दोनों के बीच की दूरी ये क्या होती है, बंध लंबाई होती है। तो बंध लंबाई को ही अपने यहाँ पे द्विध्रुवों के दोनों आवेशों के बीच की दूरी लेंगे। ठीक है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, यहाँ पे जो इनके बीच बंध बना होगा वो लंबाई हो जाएगी। और दोनों पे देखो समान आवेश है, इस पे पॉजिटिव +1 और इस पे -1 है। तो दोनों ये क्या है, एक द्विध्रुवाघूर्ण का या द्विध्रुवाघूर्ण वाले अणु का उदाहरण है HCl। बिल्कुल इसी प्रकार से देखो आपको दिया हुआ है जैसे इसमें HCl, तो HCl में भी क्या होता है, H पॉजिटिव होता है और Cl क्या होता है, नेगेटिव आपके पास होता है। तो H और Cl दोनों पे समान आवेश है, यानी एक पे प्लस है एक पे माइनस है, लेकिन इस पे भी +1 और इस पे -1 है। तो परिमाण में तो समान है, दोनों 1 आवेश है इस पे, और बीच के दूरी भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो ये सारे क्या होते हैं, अणु द्विध्रुवाघूर्ण वाले अणु होते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको कह दें भी द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर हमेशा इसकी अपनी दिशा मानते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसमें, वो आता है कि नोट लगा के एक चीज़ लिखी हुई है, सामान्यतः जिन अणुओं या परमाणुओं में द्विध्रुवाघूर्ण होता है उनमें स्पष्ट रूप से पॉजिटिव व नेगेटिव चार्ज अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl की, तो इसमें Na पॉजिटिव अलग होगा और Cl नेगेटिव अलग होगा। तो स्पष्ट रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अलग अलग होंगे, परंतु वे पदार्थ जिनमें बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने से इनके अणु के विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाती हैं उनमें द्विध्रुव बन जाता है। इसे प्रेरित द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं। कि अगर मान लो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाने का मतलब भी, अगर मान लो किसी जो कोई भी आपके पास अणु या परमाणु है, जैसे मैं CO2 मानता हूँ, CO2 का एग्जाम्पल इसमें आता होता है। तो CO2 की जो संरचना होती है उसमें ऐसे होता है कि C इस प्रकार से होता है, यहाँ पे O आ जाता है और यहाँ पे भी क्या आ जाता है, O आ जाता है। तो अब क्या होगा कि आपको पता है यहाँ बंध के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। बंध बनता किससे, इलेक्ट्रॉनों से तो बनता है बंध। तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे आप इस थोड़ा सा कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश लेके आओ, यहाँ पे मान लो इसके पास कोई पॉजिटिव आवेश ले आओ या नेगेटिव आवेश ले आओ, तो पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश लाने से मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र आप क्या कर रहे हो, इसके पास ला रहे हो, क्योंकि पॉजिटिव आवेश का अपना विद्युत क्षेत्र होगा, नेगेटिव का अपना होगा। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो इस पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ही नहीं होता, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, इस पे थोड़ा सा पॉजिटिव आवेश आ जाता है और इस पे थोड़ा सा क्या आ जाता है, नेगेटिव आवेश आ जाता है।
कि इस पे तो प्लस डेल्टा आ जाता है और इस पे माइनस, तो थोड़ा सा आंशिक रूप से आवेश आ जाता है। तो अब इस सी और ओ का जो ग्रुप है इस पे क्या हो जाता है, ये एक द्विध्रुव की तरह काम करता है। भी जितना इस पे नेगेटिव आए उतना उस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है कि बाह्य अगर आप बाहर से कोई आवेश ला के और दूसरे जो परमाणु है उसको आवेशित कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है, जो द्विध्रुव बनता है उसको अपने बोल देते हैं प्रेरित द्विध्रुव, और इनके आघूर्ण को बोलते हैं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए ऊपर वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये तो ओनली आपको नोट लिखवाया हुआ है। अब नेक्स्ट देखो अपने क्या है कि द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जो नेक्स्ट टॉपिक अपने करने जा रहे हैं कि मान लो यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश पड़ा है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश पड़ा है। तो आपको मैंने अभी बताया कि इनको जो मिलाने वाली रेखा होती है इसको तो बोल देते हैं अक्षीय रेखा, ठीक है, या अक्ष रेखा बोल देते हैं। तो अक्ष रेखा तो ये वाली होगी। अब अक्ष रेखा के बिल्कुल लंबवत रेखा होती है जो इसके मध्य बिंदु से गुजरती है, तो इस रेखा को अपने बोल देते हैं निरक्षीय रेखा, ठीक है, अक्ष और निरक्ष बोल देते हैं इनको। तो अपने क्या करेंगे, अब इन दोनों जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव क्या एक सिस्टम है, इसमें प्लस और माइनस आपस में बंधे रहते हैं। तो अब इस द्विध्रुव के कारण पहले तो इस अक्षीय रेखा पर अपने क्या करेंगे, ई का मान निकालेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है। भाई यहाँ पे कोई बिंदु अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु स्थित हो तो उस बिंदु पर अपने क्या करेंगे, ई वेक्टर का मान निकालेंगे। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि इस निरक्षीय रेखा पर अगर मान लो आपको कोई भी बिंदु दे दें, उस बिंदु पर आपसे ई का मान पूछ लें तो उसका मान निकालेंगे। निकाल तो किसी भी बिंदु पर सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में ओनली दो फिक्स बिंदु, एक अक्षीय रेखा पर और एक निरक्षीय रेखा पर इसका मान निकालना है। किसी भी बिंदु पर निकालने का आप मेथड बीएससी में समझोगे, वो बहुत ही लंबा मेथड है। तो अपने स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है डेरिवेशन, और आपको बता रहा हूँ कि पिछले 2 साल से इसमें से कोई डेरिवेशन नहीं आ रहा है, तो इस बार आने के पूरे चांस हैं। ये वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आगे दोनों एक डेरिवेशन और आएगा, दोनों डेरिवेशन इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो डेरिवेशन करते हैं। देखो इसको समझने के लिए कि ये वाला डायग्राम कैसे बना हुआ है, किस प्रकार से अपने दिशा ले रहे हैं, आपको बस इतना याद रखना है भी अपने कर क्या रहे हैं। विद्युत द्विध्रुव है जो, उसके कारण जो उसकी अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु लिया, भी ये वाली रेखा क्या है, अक्षीय रेखा है, इस पे अपने ये P बिंदु ले लिया। अभी यहाँ पे क्या है, एक P बिंदु स्थित है, तो इस P बिंदु पर अपने को क्या निकालना है, E वेक्टर का यानी तीव्रता का मान निकालना है। तो तीव्रता इस पर दोनों आवेशों के कारण होगी, प्लस Q के कारण भी और माइनस Q के कारण भी। अपने को इन दोनों की टोटल यानी तीव्रता कितनी आ रही है दोनों के कारण, वो अपने को इस P बिंदु पर क्या करना है, निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो ये डायग्राम बना कैसे है। डायग्राम को बनाने के लिए मैं आपको थोड़ा बना के समझा देता हूँ भाई ये डायग्राम बनता कैसे है। तो अपने डायग्राम बनने को समझते हैं। तो अब देखिए डायग्राम में कि अपने क्या करते हैं, यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश रख लेते हैं और द्विध्रुव के लिए अपने क्या मानते हैं, और इस साइड यहाँ पे अपने मान लेते हैं भी क्या पड़ा है, एक प्लस क्यू आवेश पड़ा है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू मिलके यहाँ पे अपने को द्विध्रुव बना देंगे एक। इन द्विध्रुवों के जो बीच की दूरी होगी, ये वाली जो टोटल दूरी है इसमें, ये वाली दूरी अपने कितनी लेते हैं, 2a लेते हैं, ठीक है। 2a क्या लेते हैं, इसमें दूरी लेते हैं, तो 2a दूरी अपने मान ली इसमें। अब ये वाला क्या है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, तो मतलब क्या हो जाएगा, a दूरी तो ये हो जाएगी और a दूरी ही ये वाली हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखो अपने क्या करते हैं, नेक्स्ट जो इसमें लेते हैं कि अगर मान लें अपने भी इस द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है, ये वाला जो मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु से मान लो ये वो बिंदु ले रहे हो आप, तो मध्य बिंदु से r दूरी पर, अब r दूरी आपको कौन सी लेनी है, इस मध्य बिंदु से लेनी है। भाई ये वाली जो दूरी हो जाएगी ना, यहाँ से लेके और इस बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, r, क्योंकि द्विध्रुव दोनों अपने दोनों आवेशों को अलग अलग नहीं एक सिस्टम के रूप में मानना पड़ता है, दोनों आवेश इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो दोनों आवेशों के जो मध्य बिंदु है उससे अपने क्या करेंगे, दूरी इसकी लेंगे। तो इसकी दूरी अपने मान लेते हैं कितनी है, ये वाली जो दूरी है r है, ठीक है। और r दूरी पर क्या है, ये P बिंदु स्थित है। इस पर अपने को क्या निकालना है, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है,
ठीक है। अब देखो एक चीज़ और कि द्विध्रुव को जो दिखाने का तरीका होता है वो अपने इसी तरीके से दिखाते हैं इसको कि माइनस क्यू आवेश अपने लेफ्ट साइड में लेते हैं और प्लस क्यू आवेश हमेशा राइट साइड में लेते हैं। डायग्राम में मैंने थोड़ा सा क्या कर रखा था, इसको रॉन्ग कर रखा था कि आपको द्विध्रुव दिखाना कैसे है, नेगेटिव आवेश लेफ्ट और पॉजिटिव राइट साइड लेते हैं इसमें। तो अब देखो क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे बिंदु मान लूँ कि ये वाला जो बिंदु है, ये वाला माइनस क्यू वाला बिंदु, इसको ए नाम दे देते हैं और प्लस क्यू वाला जो बिंदु है इसको क्या नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं। ठीक है, ए और बी। तो अब अपने को क्या पता है कि ये माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अपने क्या करेंगे, दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लिखेंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे या घटा देंगे, जिस हिसाब से भी अपने दिशा होगी उनकी दिशा के हिसाब से। तो पहले देखो माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता देखते हैं, ये इस माइनस के कारण। तो अपने तीव्रता की दिशा निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था कि परीक्षण आवेश रखते हैं, जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी हो उस पर क्या रख देते हैं, एक Q0 परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश प्लस होता है तो प्लस आवेश इस यहाँ पे रखते हैं। तो अब देखो आपको क्या करना है, इस पर देखना है भी ये जो नेगेटिव है इस पर बल किस साइड लगाएगा। तो जिस साइड बल लगाएगा वही अपने दिशा क्या लेंगे, तीव्रता की दिशा लेंगे। अब देखो क्या है कि ये वाला नेगेटिव और ये वाला आवेश पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, नेगेटिव इसको अंदर की ओर खींचेगा। तो जो यहाँ पे अंदर की ओर दिशा होगी वो इस E A तीव्रता लिख देंगे, उसको क्या लिखेंगे, E A लिख देंगे। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, अंदर की ओर, माइनस आवेश के कारण ये तीव्रता होगी। अब नेक्स्ट अपने बात करें अगर यहाँ पे, तो नेक्स्ट बात करते हैं, तो जो प्लस क्यू आवेश के कारण ये प्लस क्यू आवेश पर बल किस साइड लगाएगा, बाहर की ओर लगाएगा। तो EB जो तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, बाहर की ओर आ जाएगी। अब आप सोचोगे कि सर ने तो बताया था कि जो माइनस के कारण होती है तीव्रता की दिशा वो बल की दिशा के विपरीत होती है, लेकिन अपने क्या कर रहे हैं, यहाँ बल की दिशा में ले रहे हैं, अभी जो इस पे बल लग रहा है उसकी दिशा में अपने तीव्रता की दिशा। तो वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने बताया था वो इस पर निर्भर करता है, ना कि इस माइनस क्यू पर। भाई जो अपने क्या करते थे वहाँ लिखा था तीव्रता वाले टॉपिक में, जो पीछे आपने पढ़ा हो तो, कि नेगेटिव आवेश के कारण तीव्रता की दिशा बल की दिशा के विपरीत होती है। तो अब नेगेटिव आवेश आपका कौन सा लेना आपने, जो यहाँ पे परीक्षण आवेश रखते हो, अगर यहाँ पे नेगेटिव हो फिर अपने क्या करेंगे, इसकी दिशा विपरीत ले लेंगे। तो नेगेटिव आवेश यहाँ पे रखा होना चाहिए, ऐसे नहीं भी आपका जो आवेश है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आप वहाँ पे F इज इक्वल टू क्या लिखते थे, QE लिखते थे, और Q क्या होता था यहाँ पे, जो परीक्षण आवेश आप लेते थे या जो बाहर वाला आवेश आप लेते थे। यहाँ तो प्लस Q आवेश ऊपर पड़ा होता था और इससे कुछ दूरी पर आपको क्या दिया होता था, एक Q आवेश पड़ा होता था। इस प्लस Q के कारण इस Q पर क्या निकालना होता था आपको, तीव्रता, तो वो F इज इक्वल टू QE लिखते थे। ठीक है, तो अब देखो दोनों की दिशाएं लिख ली भी। इस नेगेटिव के कारण तो क्या है, EA जो तीव्रता है वो क्या है, अंदर की ओर जा रही है और इसके कारण बाहर की ओर। तो जो नेट तीव्रता होगी वो क्या होगी, इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, क्योंकि दोनों की दिशा कैसी आ रही है, विपरीत आ रही है। तो अब अपने वापस चलते हैं अपने नोट्स पर। ये तो मैंने आपको डायग्राम समझाना था, अभी डायग्राम बना कैसे है वो। ठीक है, दूसरी चीज़ है, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको यहाँ पे कि अपने आगे क्या लेंगे, दूरियाँ लेंगे। तो देखो माइनस क्यू आवेश से इस P बिंदु की जो दूरी होगी वो ये वाली दूरी लोगे आप, इस माइनस क्यू आवेश से लेके और यहाँ से इस P बिंदु की जो दूरी होगी। ठीक है, तो इसमें देखो क्या कितनी दूरी आप लोगे, इसमें ये वाली जो दूरी है इस P बिंदु तक इस माइनस आवेश के कारण। तो देखो यहाँ से लेके और इस P बिंदु की जो दूरी है वो तो है R, आपने कितनी ले रखी है, R, और साथ में क्या आ रहा है, A एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस माइनस Q से इस P बिंदु की जो दूरी लोगे वो क्या कितनी हो जाएगी आपके पास, R प्लस में A हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको और बताते हैं कि अगर अपने क्या करें, प्लस क्यू आवेश से दूरी निकालना चाहिए भी, इस प्लस क्यू आवेश से इस P बिंदु की दूरी कितनी है, तो प्लस क्यू आवेश से ये वाली दूरी हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है वो तो है R,
आर में से क्या है, जो यहाँ ओ बिंदु से लेके और इस बी बिंदु की दूरी है वो ए है। तो आर में से अगर इस ए को अपने माइनस कर दें, यानी इतना भाग घटा दें, तो ये वाली दूरी कौन सी आ जाएगी अपने पास, जो इस प्लस क्यू आवेश से इस पी बिंदु की दूरी है। तो आर में से अपने को ए माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये वाली जो दूरी हो जाएगी वो आर माइनस में क्या हो जाएगी, ए यहाँ पे हो जाएगी। तो अपने आप नोट्स में चलते हैं, वहाँ इसका डेरिवेशन समझते हैं कि इसका डेरिवेशन आगे कैसे करना है। तो अब यहाँ पे देखो कि अपने क्या कर रहे हैं, वही डायग्राम आपके सामने, ये वाली जो दिशा है इसको ए बिंदु मान रहे हो आप, इसको बी बिंदु मान रहे हो प्लस क्यू वाले को, ठीक है। तो अब ई ए की दिशा क्या है, अंदर की ओर, और ई बी की जो आपको बाहर की ओर मैंने बताई थी। ये वाली दूरी इस सेंटर पॉइंट से इस पी बिंदु की जो दूरी है वो क्या ले रहे हो आप, आर ले रहे हो। तो इस प्लस क्यू आवेश से जो ये वाली दूरी मैंने बताई थी वो आपकी आर माइनस में कितनी थी, ए थी, ठीक है। और जो दूसरी दूरी थी इस ए से इस पी की दूरी वो आर प्लस ए थी। तो अब देखो पहले क्या लिखना होता है डेरिवेशन में, थ्योरी। तो थ्योरी लिखते हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसके मध्य की दूरी कितनी है, 2a है। तो द्विध्रुव के केंद्र ओ से माना स्मॉल आर दूरी पर किसी स्थित बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यह तीव्रता प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रताओं का सदिश योग होगी, यानी अपने क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे। तो अब देखो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, यानी इस माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता क्या लिखेंगे, आपको पता है कि किसी आवेश के कारण आर दूरी पर जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर होती है। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता वाला सूत्र लगाएंगे इसमें, के क्यू अपॉन में क्या होती है, आर स्क्वेयर होती है, जो ऊपर फॉर्मूला निकाला था। तो अब एक ही आवेश के कारण आर दूरी पर तीव्रता निकालनी है, तो के पी अपॉन यहाँ से जो दूरी होगी इसकी वो ए और पी दूरी हो जाएगी, ए पी की स्क्वायर लिख दी, के क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर। अब देखो चित्र से अपने क्या लिखा, ए पी की जो वैल्यू है इस ए और पी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो आर प्लस ए है, आपको बताया भी कैसे होगी। तो ई ए का मान हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। जो दूरी है उसका मान रख देंगे। इसकी जो दिशा है वो दिशा देखो कैसे लिखी हुई है, पी से ए की ओर, यानी पी से लेके इस ए बिंदु की ओर, यानी ये वाली इसकी क्या है, दिशा आ जाएगी। अब नेक्स्ट अपने लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता है तो वो ई बी है, और उसकी वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन बी पी की स्क्वायर, यानी यहाँ बी पॉइंट से लेके और इस पी पॉइंट की दूरी। तो बी पी आपको मैंने बताया था कितना है, आर माइनस ए। तो जो ई बी का मान हो जाएगा यहाँ पे के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दो समीकरण अपने पास बन गई, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो करना तो होता है इनका सदिश योग। तो सदिश योग तो क्या होता है कि अंडर रूट क्या लिखेंगे आप, अपने क्या लिख सकते हैं, ई ए स्क्वेयर ई बी स्क्वेयर प्लस टू ई ए ई बी कोस थीटा। तो अब देखो कोस थीटा जो होगा, यानी इस ई ए और ई बी के बीच का कोण होगा। तो आप देखो यहाँ पे ई बी तो क्या है इस साइड और ई ए इस साइड है। तो अगर यहाँ पे कोण लें तो ये वाला कोण आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो कोस 180 की वैल्यू रखेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, ई ए स्क्वेयर प्लस ई बी स्क्वेयर माइनस में 2 ई ए ई बी, ये बनेगा। क्योंकि कोस 180 माइनस का 1 होता है तो माइनस 2 ई ए ई बी बन जाएगा। तो ये जो बन जाएगा, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ई ए माइनस ई बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से क्या होता है, इसके ऊपर वाला अंडर रूट कट जाता है। तो अपने क्या है कि अगर डायरेक्ट अपने को दो विपरीत दिशाएं दी हो तो इनको डायरेक्ट घटा सकते हो आप, या एक ही दिशा में दी हो तो दोनों को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। सदिश योग भी क्या हो जाता है, इनका डायरेक्ट ही हो जाता है। कि अगर मान लो आपको किसी वस्तु पर दो बल दिए हुए हैं, ये 10 का और ये 20 न्यूटन का है, तो यहाँ पे दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 है। तो आप डायरेक्ट इनको जोड़ सकते हो, 10 और 20 30। और अगर विपरीत है तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे, 20 में से 10 गया 10। तो सदिश योग भी क्या हो जाता है, जब 0 डिग्री और 180 डिग्री हो कोण तो डायरेक्ट हो जाता है, जैसे आप बीजगणित तय करते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो इन दोनों का क्या हो जाएगी, माइनस होगी। अब देखो ई बी में से ई ए को अपने घटा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो अब ई बी बड़ा कैसे हुआ, तो देखो कारण क्या है उसका कि आर माइनस ए का होल स्क्वायर है और यहाँ पे आर प्लस ए। तो ऊपर तो दोनों में क्या है, सेम है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि 2/3 और 2/5 इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो आप कह दोगे कि सर इसमें से जो बड़ा है वो कौन सा है, 2/3।
3 इसमें क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, और 2/5 क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल के देख लेना, 0.66 आएगी और इसकी 0.4 आएगी, तो 0.6 वाली वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि दो ऊपर तो सेम ही है, ऊपर तो दो ही है जैसे, तो ऊपर के क्यू है, लेकिन नीचे वाली राशि जिसमें क्या हो जाएगी, छोटी होगी, वो राशि ओवरऑल बड़ी हो जाएगी, और जिसमें नीचे वाली राशि बड़ी होगी वो राशि ओवरऑल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो r-a वाली राशि इसमें क्या हो जाएगी, अपने पास बड़ी हो जाएगी और दूसरी छोटी। तो के क्यू अपॉन r-a का होल स्क्वायर और माइनस में के क्यू अपॉन r+a का होल स्क्वायर, के क्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन, तो अंदर ये बचेगा। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जब आप लोगे तो जैसे आपको कह दें भी 1/3 और माइनस में 1/5 आपको करना है, तो एलसीएम क्या लोगे, 3 5 15 लेते हो आप, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 15 लेते हो, तो ऊपर क्या आ जाता है, यहाँ पे 3 को 15 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5, और माइनस में 5 को 15 बनाने के लिए 3 से, तो 5 - 3। तो वही चीज़ यहाँ पे है, नीचे तो देखो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर r-a r+a और ऊपर स्क्वायर है, तो a+b और a-b a² - b² हो जाएंगे, और ऊपर एक स्क्वायर पड़ा ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, यानी दोनों का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, अंदर वाला r-a r+a r² - a² बना देंगे यहाँ पे। और ऊपर देखो जो इसके अपॉन में राशि है r+a है, ये तो इधर चली जाएगी, और जो इसके अपॉन में राशि है वो क्या चली जाएगी, इधर चली जाएगी। ये आपने अच्छे तरीके से कर रखा है। तो अब देखो ये अपने पास आ जाएगा। अब ऊपर अपने को क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो अब r+a का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ r² + a² + 2ra आ जाएगा, और यहाँ पे बाहर माइनस है, तो अंदर वाले होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो सारों के निशान चेंज हो जाएंगे। तो r² + a² बनेगा, वो -r² - a² इस बाहर वाले माइनस के कारण, और माइनस में 2ra बनेगा, वो किसका हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे बन जाएगा। तो अब देखो क्या होगा कि r² a² से r² a² कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर क्या बचेगा अपने पास, 4ra बच जाएगा, और नीचे जो पड़ा है वो पड़ा ही है। तो kq × 4ra अपॉन r² - a²। अब देखो क्या करेंगे, इस 4a को अपने क्या लिख सकते हैं, 2 × 2a लिख सकते हैं। 4a को अपने क्या लिखेंगे, 2 × 2a, और इस 2a को अपने क्या करेंगे, इस q के साथ भेज देंगे। तो ये वाला 2 तो एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, तो ये वाला क्या बन गया, 2k, q को आपने कहाँ भेज दिया, इस 2a के साथ, q × 2a और × r। आप जब सारों को गुणा करके देखोगे तो ये वाली राशि दोबारा आएगी, तो इसको थोड़ा सा तोड़ के लिखा है भी, इस 4ra को आपने क्या कर दिया, 4 को 2 × 2 में बांट दिया, और एक 2 को a के साथ लगा दिया। तो देखो q × 2a आपने ऊपर पढ़ा है क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, यानी p होता है इसका मान। तो देखो नीचे जो सूत्र आ जाएगा अपने पास परिणामी तीव्रता का, वो इस q × 2a की जगह पे p आ जाएगा। तो 2kPr अपॉन r² - a² का होल स्क्वायर, ये अपने पास तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। अब इसका क्या निकालते हैं, एक अप्रोक्सीमेट रिजल्ट निकालते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण में आप निकालते थे। तो गुरुत्वाकर्षण में जैसे अपने निकालते थे वही चीज़ लगाते हैं कि अगर अपने मान लें कि इस a का मान r से बहुत ही कम है, इस r की तुलना में जो द्विध्रुव के बीच वाली दूरी है वो क्या है, बहुत ही कम है, तो a² - r² और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो जो इन दोनों का माइनस है, तो देखो r² बहुत बड़ा है और a² बहुत छोटा है, तो बहुत बड़ी राशि में से बहुत छोटी घटाएंगे तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो r² - a² को लगभग अपने r² के बराबर मान सकते हैं। तो इस r² - a² की जगह अपने क्या रख देंगे, r² रख देंगे। तो यहाँ r² रखा तो r² की स्क्वायर, और एक r ऊपर पड़ा है तो इससे r की पावर 4 हो जाएगी नीचे, तो और ऊपर वाला r उससे r की पावर 4 से कैंसिल, तो 2kp अपॉन r³ इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो नेक्स्ट है कि सदिश रूप में इसको कैसे लिखते हैं, तो EP वेक्टर कैसे बन जाएगा, 2kp वेक्टर अपॉन r³। मैंने बताया सदिश रूप कैसे लिखते हैं, जो जो राशि वेक्टर वाली राशि होती है उसको अपने क्या कर देते हैं, वेक्टर वाली राशि के ऊपर अपने वेक्टर लगा देते हैं, तो वो उसका क्या बन जाता है, सदिश रूप बन जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, अतः परिणामी की दिशा p वेक्टर की ओर होगी, यानी जो p वेक्टर की दिशा है वही क्या हो जाएगी, इस EP वेक्टर की दिशा हो जाएगी। तो अब देखो ऊपर देखो, आपको पता है कि क्योंकि EA वाली तीव्रता क्या थी,
बड़ी थी और सॉरी ई बी वाली तीव्रता बड़ी थी और ई ए वाली छोटी थी, तो नेट तीव्रता क्या आ गई, इस ई बी की दिशा में आ गई है, मतलब इस दिशा में। तो अब ऊपर आपने पढ़ा था कि नेगेटिव से पॉजिटिव होती है जो द्विध्रुवा घूर्ण की दिशा होती है, तो पी की दिशा ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है, वही अपने पास क्या आ रही है, तीव्रता की दिशा आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, तीव्रता निकाल सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, द्विध्रुव लेना पड़ेगा, दूरियां आपको याद रखनी पड़ेंगी भी, दूरियां कैसे लेनी है, ये पी बिंदु ये लेके और यहाँ पे आपको क्या करना है, तीव्रता की दिशा निकालनी है दोनों आवेशों के कारण। तो अपने यहाँ पे परीक्षण आवेश रख लो आप, जो प्लस आवेश होता है उसके कारण बल देख लो, वही दिशा क्या हो जाएगी, तीव्रता की दिशा आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करना, रफ कॉपी में आपको 2-3 बार इस फॉर्मूले को लिख के देखना है, तो इसको जरूर आप लिख के देखोगे तभी डेरिवेशन याद होते हैं। डायग्राम इसका बना के देखना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।